हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास में आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है दहन किसे कहते हैं, दहन कितने प्रकार के होते हैं तथा दहनशील पदार्थ अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं और दहन के लिए कौन कौन से तत्व या कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ बहुत ही आसान शब्दों में चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हैं सबसे आसान तरीका से इस सारी चीज़ों को समझना तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बाद में हम लाइक करना भूल जाते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ, मैं आपको रटवाता नहीं हूँ, समझाकर याद करवाता हूँ। तो आइए वीडियो से पहले आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा, वो है समय किसी भी इंसान को सफल नहीं बनाता। समय किसी भी इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बना देता है। इसलिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास समय है, अभी आपके पास बहुत बड़ा समय है, उस समय को सही उपयोग कीजिए ताकि आप टॉपिक है दहन किसे कहते हैं। देखिए, दहन किसको कहते हैं? जब कोई पदार्थ जिस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को दहन कहते हैं। इससे पहले आप दहन के बारे में क्या समझते थे? जैसे दहन क्या होता है, जैसे कागज़ जलाएं तो कागज़ का दहन हुआ, वही आप समझते थे। लेकिन हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। तो आपको विज्ञान पढ़कर ही विशेष ज्ञान आ सकता है। अब इस ज्ञान को आप अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग कर पाएंगे। तो आइए अब दहन के बारे में विशेष ज्ञान लेते हैं। कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, इससे पहले हम जानते थे कि सर दहन तब भी संभव होगा जब ऑक्सीजन होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होती है। तो जब कोई पदार्थ जिस क्रिया का फलस्वरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जलकर ऊष्मा देता है या प्रकाश देता है तो उस क्रिया को हम दहन कहते हैं। आइए अब समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कागज़ को जला देते हैं। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कागज़ नहीं जलेगा, सही बात है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम डीजल को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो चीज़ नहीं जलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी मोमबत्ती को जलाते हैं क्योंकि जैसे आप मोमबत्ती को जला रहे हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा तो मोमबत्ती नहीं जलेगा। जैसे और जलाने के बाद उसको किसी चीज़ से ढक दीजिए, जैसे आप उस ढकेंगे तो मोमबत्ती बुझ जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मोमबत्ती नहीं जल रहा है। मतलब किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में चीज़ें दहन होती है। तो आइए बताते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसे दहन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम समझ गए कि कैसे होता है। एक और समझिए, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आपस में अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ साथ आपको ऊष्मा देता है। तो यहाँ भी दहन हो रहा है, किसको? कार्बन का दहन हो रहा है और साथ साथ आपको ऊष्मा मिल रहा है। इसी तरह से गंधक, जिसको हम सल्फर बोलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलकर या अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश देता है। यानी कि देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है वो है मैग्नीशियम, जो है नाइट्रोजन गैस के साथ भी जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइट और ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण करता है या उत्सर्जन करता है। यानी मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलता है और जल के ऊष्मा और प्रकाश देता है। और जो पदार्थ जिस क्रिया का फलस्वरूप जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसी को तो दहन कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ भी जलकर ऊष्मा और प्रकाश दे पा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जलकर ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है। उसी तरह से दूसरा कंडीशन है, ये जो सूत्र देख रहे हैं C25H52, ये मोमबत्ती का है। और मोमबत्ती का एक कंडीशन देखा गया है कि उसमें भी मोमबत्ती जलता है। वो कंडीशन मतलब स्थिति है कि मोमबत्ती को जब जलाकर क्लोरीन गैस से भरा हुआ बर्तन में ले जाया गया तो वहाँ भी मोमबत्ती जल रही है और जलने के बाद काला धुआं दे रहा है। इट मीन्स कि पहले तो मोमबत्ती ऑक्सीजन में भी जलता था, इसके बाद मोमबत्ती को जलाकर जब क्लोरीन गैस से भरे हुए डब्बू में या बर्तन में ले जा रहे हैं तो उसमें भी मोमबत्ती जल रही है और जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है और उससे काला धुआं निकल रहा है। तो इससे पता चला कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलेगा ही जलेगा, उसके बाद उसके अनुपस्थिति में भी जलता है। जैसे मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलता है और मोमबत्ती क्लोरीन गैस के साथ भी जलता है। तब हम दोनों चीज़ को निचोड़ हम आपको डिफिनेशन लिखा दिए हैं कि जब कोई पदार्थ जिस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति भी हो सकता है या अनुपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है या ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण करता है तो उस क्रिया को ही हम दहन कहते हैं।
आई होप आपको दहन समझ में आया होगा। आइए दहनशील पदार्थ समझते हैं। दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ, यानी दहनशील पदार्थ का ही दूसरा नाम है ज्वलनशील पदार्थ। वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में भाग लेता है उसको हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। तो दहन की क्रिया में कौन भाग लेता है? जैसे देखिए कागज़, कागज़ में दहन की क्रिया होता है, यानी कि जल कर उष्मा प्रकाश देता है, तो कागज़ दहनशील पदार्थ हो गया, या इसी का दूसरा नाम है ज्वलनशील पदार्थ। पेट्रोल, पेट्रोल को भी हम आग लगा सकते हैं, लगाएंगे उष्मा प्रकाश देगा, तो पेट्रोल भी एक दहनशील पदार्थ है या ज्वलनशील पदार्थ है। इसी तरह डीजल में भी आग लग सकता है, स्प्रिट में भी। और पुआल, पुआल क्या होता है? जैसे घर में देखेंगे, जैसे ही आपको धान होता है तो धान को पीट के जो अलग किया जाता है ना, जिसको पोरा कहते हैं, उसी को पुआल कहते हैं। उसको भी जलाएंगे तो उष्मा और प्रकाश देता है, तो इसको भी हम कहेंगे ज्वलनशील पदार्थ या फिर दहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ। आ लग गया, इसका मतलब है कि निगेटिव चीज़ें हैं। जैसे आप आ लगेगा तो आप उसको निगेटिव समझिएगा, उसको उल्टा समझना है। तो अदहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ कहने का मतलब दहनशील तो था लेकिन अब नहीं रह गया, यानी कि अब वो जलकर उष्मा प्रकाश नहीं देगा, उसको अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अर्थात केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में भाग नहीं लेता है उस पदार्थ को अदहनशील पदार्थ कहते हैं या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, अब पत्थर में कितनों आग लगा दीजिए, क्या वो जलकर उष्मा प्रकाश देगा? नहीं देगा। तो पत्थर अदहनशील पदार्थ है या उसी को अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसी तरह ईंट, ईंट का कितनों भी आग में डाल दीजिए, उसमें जलकर उष्मा प्रकाश नहीं देगा, इट मीन सर ईंट भी क्या हो गया? अदहनशील पदार्थ, अज्वलनशील पदार्थ। इसी तरह बालू, शीशा और मिट्टी, ये जो है जलकर उष्मा प्रकाश नहीं देगा, इसलिए दहन में उष्मा प्रकाश नहीं देगा तो दहन की क्रिया में भाग नहीं लेगा। और जो दहन की क्रिया में भाग नहीं लेगा उसी को हम कहते हैं अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ। शील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला, उसमें कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आइए अब समझते हैं दहन के प्रकार। दहन के प्रकार को समझते हैं। दहन के प्रकार, दहन के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला मंद दहन, दूसरा द्रुत दहन, तीसरा स्वतः दहन, चौथा विस्फोट दहन। आइए अब समझते हैं मंद दहन। मंद दहन किसे कहते हैं? दहन की ऐसी क्रिया जो धीरे धीरे संपन्न होती है तो उस दहन को मंद दहन कहते हैं, यानी कि वैसी क्रिया जो धीरे धीरे संपन्न होगा उसे हम मंद दहन कहते हैं। मंद माने होता ही है धीरे धीरे, तो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सर मंद माने धीरे धीरे हो गया, तो वैसे दहन की क्रिया जो धीरे धीरे संपन्न होगा उसे मंद दहन कहेंगे। जैसे आप देखिए लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग तब लगता है जब एकदम लंबे समय तक किसी लोहो का फूले नमी वायु में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाजार से गए कोई लोहा लाए और तुरंत जंग लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे वो लोहा को लंबे समय तक कहीं पर नमी वायु में छोड़ देंगे तो लंबे समय छोड़ने के बाद उसमें धीरे धीरे जंग लगता है। तो जंग लगना भी एक दहन की क्रिया है। वो कौन सा दहन है? मंद दहन। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया भी एक मंद दहन का एग्जाम्पल है। आगे समझते हैं हम द्रुत दहन। द्रुत दहन मतलब जो बहुत तेजी से होता है। द्रुत आदमी, जैसे चालाक आदमी, चालाक आदमी किसी काम को बहुत जल्दी से कर लेता है, तो वहाँ से आप रिलेट करेंगे। द्रुत दहन मतलब बहुत जल्दी से होगा, ठीक है। बहुत जल्दी से कहने का मतलब क्या कि दहन की वैसी क्रिया जिसमें कम मात्रा में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा या उत्सर्जित होगा, तो उस क्रिया को हम द्रुत दहन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे माचिस के तिल्ली को जलना, जैसे हम माचिस को तिल्ली को जलाएंगे तो बहुत कम समय के लिए जलता है, उष्मा और प्रकाश देता है, फिर बुझ जाता है, तो उसमें भी दहन हो रहा है लेकिन कम मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकल रहा है, इसलिए उसको हम द्रुत दहन कहते हैं। उसी तरह से रुई का जलना, रुई को अगर आप जलाएंगे तो रुआ जो है जलता है और जलने के बाद तुरंत उष्मा और प्रकाश देता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, तो रुई का जलना भी एक है द्रुत दहन, यानी बहुत तेजी से जो दहन होता है उसको बोलते हैं द्रुत दहन। उसके बाद है आपको स्वतः दहन। स्वतः नाम से ही पता चल रहा है, स्वतः दहन यानी वैसा दहन जो अपने खुद हो जाएगा, बाहर से कुछ उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि ऐसी दहन, दहन की ऐसी क्रिया जो बिना किसी बाहरी ताप एवं दाब के संपन्न होता है उसे हम स्वतः दहन कहते हैं, यानी कि बाहर से उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है और अपने से ही दहन की क्रिया में भाग लेगा, उसी को बोलते हैं स्वतः दहन। जैसे सोडियम का जलना, सोडियम का जलना होता है ना, सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है जिसको हम केरोसिन तेल भी बोलते हैं, इसलिए रखा जाता है कि जैसे अगर सोडियम को तेल से बाहर करेंगे तो वायु से ऑक्सीजन करके खुद जलने लगेगा, उसको कुछ अलग से ताप दाप देने की जरूरत नहीं है, वो खुद से जलने लगेगा, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, जैसे उसको पानी से बाहर लाया जाएगा तो खुद जलना शुरू कर देगा, उसको कुछ माचिस से या फिर लहराने की जरूरत नहीं है, खुद से बिना कुछ किए हुए बिना बाहरी ताप एवं दाब के संपन्न हो जाएगा, बिना बाहर ताप दाब के जलना शुरू कर देगा, इसलिए उसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। यानी कि वैसे दहन जो बिना किसी बाहरी ताप एवं दाब के
संपन्न होता है उसे स्वतः दहन कहते हैं, क्योंकि उसे स्वतः हो रहा है, खुद से हो रहा है, उसे कुछ नहीं किया कर रहे हैं, इसलिए स्वतः दहन। आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। लास्ट है विस्फोट दहन। विस्फोट दहन होता है दहन की ऐसी क्रिया जो बाहरी ताप एवं दाब के साथ संपन्न होता है। यानी विस्फोट दहन यानी कि दहन के बाद आवाज़ करेगा, एक तरह से उसको बोलते हैं विस्फोट दहन। और जो आवाज़ करेगा यानी विस्फोट दहन, उसको बाहरी ताप एवं दाब की संपन्न, उसको बाहर से ताप एवं दाब की जरूरत पड़ेगा। जैसे देखिए पटाखे का फूटना, अब आप होली के दिन में या दिवाली के दिन में पटाखा फोड़ते हैं तो उसमें भी दहन की क्रिया होता है। कैसे होता है? तब उसको बाहर से ताप देते हैं। जब नहीं जलाएंगे पटाखा को तो क्या फूटेगा? नहीं फूटेगा। अब बाजार से लाते हैं तो फूटता है? नहीं फूटता है। लेकिन जैसे उसको रख को बाहर से ताप देते हैं तो उसको जलता है, जलने के बाद फिर ब्लास्ट हो जाता है और फिर आवाज़ आता है, तो उसको बोलते हैं विस्फोट दहन। आई होप आपको दहन के प्रकार का समझ में आया होगा। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन से हैं? दहन के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। जैसे दहनशील पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ दहन की क्रिया में भाग लेता है उसको हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज़ हो गया, पेट्रोल हो गया, स्प्रिट हो गया, पुआल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ये सब दहनशील पदार्थ है क्योंकि दहन की क्रिया में भाग ले रहा है। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त है कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए। क्या अगर आप दहन की क्रिया करवा रहे हैं और उसमें ईंट ले लेंगे, पत्थर ले लेंगे, बालू ले लेंगे, यानी कि जो दहनशील पदार्थ नहीं है वो चीज़ लेकर आप दहन की क्रिया में भाग करवाएंगे, दहन की प्रक्रिया करवाएंगे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए दहन की क्रिया में दहनशील पदार्थ के सबसे पहले उपयोगी होना चाहिए कि दहनशील पदार्थ हो। उसके बाद दहन के पोषक तत्व पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि दहन के पोषक तत्व या पोषक पदार्थ क्या होता है कि जिसकी उपस्थिति में जो दहन की क्रिया होता है उसको दहन के पोषक तत्व कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की क्रिया होता है तो ऑक्सीजन क्या हो गया? दहन की पोषक तत्व हो गया। नाइट्रोजन और क्लोरीन के उपस्थिति में भी दहन की क्रिया होता है। जैसे कि आपको दहन के जब बता रहे तो वहाँ पे आपको बताए थे कि मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ भी जलता है और मोमबत्ती जो है क्लोरीन के साथ भी जलता है। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन और ऑक्सीजन तीनों क्या हो गया? पोषण का, दहन का पोषक तत्व हो गया। तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन तीनों दहन के पोषक तत्व है या पोषक पदार्थ है। उस जिसकी उपस्थिति में दहन की क्रिया होता है उसे पोषक पदार्थ कहते हैं। तो उसकी भी उपस्थिति होना जरूरी है, वो नहीं रहेगा तो दहन की क्रिया नहीं हो पाएगा। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति कहने का मतलब है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे देखिए कागज़, उसका अलग ज्वलन ताप होता है, वो तुरंत जल जाता है। अगर कोई लकड़ी है भींगा हुआ है तो तुरंत नहीं जलता है, उसको धीरे 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 जैसे गर्म होता है फिर पानी जैसे सूख जाता है तब जलना शुरू करता है। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस न्यूनतम ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि दहन के लिए तीनों चीज़ आवश्यक है। दहनशील पदार्थ होना चाहिए, दहन के पोषक तत्व पदार्थ की आवश्यकता होना चाहिए, दहन के पोषक तत्व होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। आई होप आज की क्लास में आपको दहन के प्रकार और दहन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होना चाहिए सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर इस इच्छा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा और जितना देर तक पिएगा वो उतना देर तक दहाड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं अच्छा शिक्षा प्राप्त करना तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा। और जुड़ने के लिए बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।